Hi everyone, welcome to my channel. It's me मनु इशू. आज हम इस वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल की क्वेश्चन फ्रॉम कॉपलान किट. ठीक है. और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करना सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. So question number 139, a manufacturing company uses 28,000 component at an even rate during the year. Each order placed with supplier of the component is for 1500 component, which is the economic order quantity, and the company hold a buffer inventory of 700 component and the annual cost of holding one component in inventory is $3. What is total annual cost of holding inventory of the component? ये आपका एनुअल डिमांड दिया हुआ है, इतना यूज़ करते हो, और जब सप्लायर से इस टाइम ऑर्डर प्लेस करते हो वो 1500 कंपोनेंट है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. और बफर इन्वेंट्री मतलब सेफ्टी इन्वेंट्री 700 है. एंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, एक कंपोनेंट को होल्ड करने में आपको $3 खर्च हो रहे हैं. तो आपका टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है? तो टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का हम लोग का फॉर्मूला ये पता है कि इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिवाइड बाई 2. ठीक है. बट यहाँ पे बफर इन्वेंट्री दिया है तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा, बस एवरेज इन्वेंट्री हम लोग प्लस कर देंगे बफर इन्वेंट्री. ठीक है. सो टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है $3 एंड एवरेज इन्वेंट्री हमारा EOQ का हाफ, EOQ हमारा 1500 है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे. ठीक है. एंड उसके बाद आपका बफर इन्वेंट्री दिया हुआ है 700. अब ये करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 4350. ये जो आपका टोटल एनुअल होल्डिंग इन्वेंट्री होगा. ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मटेरियल ट्रांजेक्शन फॉर ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 20x6. व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट एट 31 दिसंबर 20x6. ओके. तो आपको मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का लेजर बनाना होगा. ठीक है. आपको दिया हुआ है, कॉपलान बुक में देखोगे दिया हुआ है. सो ये हमारा एसेट के जैसा है, तो जो भी परचेज करेंगे IFE तो हमारा इंक्रीज होगा, या ऐसे इशू करते तो डिक्रीज होगा एंड वो क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. तो आपका ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, हम 31 दिसंबर का बना रहे हैं, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 दिसंबर का इस 15,000. तो मैंने 15,000 यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस डेबिट क्योंकि एसेट से. एंड उसके बाद में मटेरियल परचेज और परचेज कर रहे हो, इट मीन्स आपका मटेरियल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डेबिट होगा. जो भी इंक्रीज़ होगा डेबिट, जो इशू करोगे घटेगा तो क्रेडिट. ठीक है. तो मटेरियल परचेज इंक्रीज़ हो रहा है तो 176,000 मैंने परचेज में डाल दिया. उसके बाद इशू टू प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन वालों को इशू करे हो, आपका मटेरियल घट रहा है, सो ये आपका क्रेडिट में आएगा. ठीक है. एंड मटेरियल्स रिटर्न ऑफ, ये भी आपका मटेरियल को घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो इट विल बी ऑल्सो बी क्रेडिट साइड, ऑन क्रेडिट साइड. सो ये क्रेडिट साइड में डाल दिया. रिटर्न ऑफ 4,000. एंड रिटर्न टू स्टोर, मान लो आपने डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी इशू किया था वहाँ से आपको वापस मिल रहे हैं तो आपका मटेरियल फिर से बढ़ेगा, तो ये डेबिट. सो 9,000 मैंने डेबिट किया. एंड रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को रिटर्न किया तो मटेरियल आपका घटेगा, सो रिटर्न टू सप्लायर्स. ठीक है. यहाँ पे अमाउंट आएगा 8,000. सो नाउ आपको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है. इनको टोटल करो, 15,176 9,000. सो टू इन टोटल यू विल गेट टोटल आया मुझे टोटल $200,000. ठीक है. अब ये टोटल को मैं इस साइड भी डालती हूँ, सेम होगा. अब इसको टोटल 200,000 करने के लिए कितना से लैक हो रहा है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा. सो 200,000 में से माइनस कर दो 800,000, माइनस कर दो 4,000 सॉरी 8,000 4,000 एंड 165,000. माइनस करने के बाद आया मुझे 23,000. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है. एंड ऑप्शन सी इज योर आंसर. ओके. So question number 141, which of the following statement is correct? Okay, store ledger account will be updated from the good receive note only. वो गुड रिसीव नोट से ही आपका वो तो परचेज के टाइम में आप लाइक परचेज किया आपने सप्लायर से,
तो आप गुड रिसीव नोट बनाओगे उससे तो अपडेट होता है, बट यहाँ पे ओनली जोड़ रखा है, ओनली ये आपका ओनली ने ये स्टेटमेंट को गलत कर रखा है। हम लोग मटेरियल इशू भी करते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, फिर वहाँ से भी रिटर्न आते हैं, उससे भी अपडेट होता है ना, तो इशू एंड रिसिप्ट वो दोनों से अपडेट होता है, नॉट ओनली फ्रॉम द रिसिप्ट। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया, ठीक है। एंड बी ऑप्शन, स्टोर रिक्वेजिशन विल ओनली डिटेल द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। टाइप भी नहीं उसमें रिकॉर्ड करेगा, उसमें क्वांटिटी भी होगा कितना चाहिए कह के। सो ये भी आपका गलत है, ऑप्शन बी, ठीक है। सो सी, a term lead time is best used to describe the time between receiving an order and paying for it। paying नहीं, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग, प्लेस ऑर्डर किया और रिसीव करने के बीच का टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। सो ये आपका ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी बच गया, वो आपका आंसर है जो बोल रहा है टू मेक एन इशू फ्रॉम स्टोर अथोराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली स्टोर अथोराइजेशन रिक्वायर्ड है अगर इशू करना है, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। So question number 142, what is the correct description of perpetual inventory? Okay, so the counting and valuing of selected item on rotating basis। ये आपका continuous का शायद है ये definition, let me see, just wait। यस, ये आपका कंटिन्यूस का डेफिनेशन, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का। सो ऑप्शन ए तो नहीं रहा। सो इसके बाद 142 का बी ऑप्शन क्या कहता है, रिकॉर्डिंग एज दे अकर ऑफ रिसीव इशू एंड रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री। ये आपका एज पर डेफिनेशन ही बता रहा है। सो ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है ये आपका, ठीक है। सो 142 का बी है, ठीक है। उसके बाद में what would be double entry for an issue of indirect production materials? ओके, सो अगर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल इशू कर रहे हो उसका डबल एंट्री क्या होगा, तो पहले तो आपका मटेरियल घटेगा, तो मटेरियल घटेगा तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सी और डी में से एक आंसर है। अब नाउ आप किसको इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल इशू कर रहे हो, इनडायरेक्ट के केस में हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता तो हमारा ऑप्शन डी होता, पर यहाँ पे इनडायरेक्ट बोल रखा है, सो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। So 144, which of the following document would be completed in each situation? Okay, a form completed by store department detailing inventory requirement। अब स्टोर डिपार्टमेंट कंप्लीट कर रहा है कि उसको इन्वेंट्री ये सब चाहिए, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा। वो क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन। पहले क्या होता है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को मान लो कि सामान चाहिए कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, अब उसके पास देखेगा सामान है तो कर देगा प्रोडक्शन, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स बना के भेजेगा कि स्टोर डिपार्टमेंट वाले को, वो भी प्रॉपर अथोराइजेशन ऊपर में लिखा हुआ था ना, वो अथोराइज करके इशू करने के लिए वो पूरा वेरीफाई करवा के मैनेजर से भेजेगा कि मुझे मटेरियल इशू कर दो। तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको बोलेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नोट। फिर उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट देखेगा उसके पास है कि नहीं है, अगर है तो इशू कर देगा, नहीं है तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा कि मुझे ये सामान चाहिए और परचेज डिपार्टमेंट वाले को भेज देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। अब रिक्विजिशन जो होता है ना, मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, अगर डॉक्यूमेंट भेज रहे ले रहे हैं तो रिक्विजिशन, अगर बाहर जाएगा तो वो नोट के थ्रू में आ जाएगा, तो ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर। तो अब क्या करेगा परचेज डिपार्टमेंट वाले, क्या करेगा, अब तो उसको सामान मंगाना पड़ेगा, वो परचेज करेगा, तो सप्लायर को वो एक डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा कि मुझे ये सामान चाहिए क्या के। पहले तो वो कोटेशन मंगाएगा बहुत सारे सप्लायर से कि मुझे ये कोटेशन भेज दो क्या के, और सबका प्राइस वगैरह कंपेयर करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन कंपेयर करेगा। उसके बाद एक सप्लायर को, प्रॉपर सप्लायर को वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद में उसको वो एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, मुझे ये क्वान्टिटी के सामान चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है।
अब वो बना के भेजने के बाद सप्लायर जो सामान भेजेगा विथ डिलीवरी नोट भेजेगा, तो वो स्टोर डिपार्टमेंट वाले रिसीव करेगा, और स्टोर डिपार्टमेंट वाले उस सामान के अकॉर्डिंग गुड रिसीव नोट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको वो डॉक्यूमेंट है कि हाँ ये क्वांटिटी हमने गुड रिसीव किया है, तो उसको गुड रिसीव नोट बोलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर डिपार्टमेंट डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। अब इन्वेंट्री उनको क्या क्या चाहिए वो फॉर्म बना रहा है, तो वो किसको भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट को, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे परचेज रिक्विजिशन। और ये इंटरनली मतलब अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, तो इसलिए रिक्विजिशन लगा हुआ है। एंड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब सप्लायर को आप रिटर्न कर रहे हो मटेरियल, तो किसके थ्रू करते हैं, गुड रिटर्न नोट, ठीक है, या फिर डेबिट नोट, हम लोगों ने एफ में पढ़ा था, ठीक है। और सप्लायर इसके बदले आपको क्रेडिट नोट इशू करता है। तो उसके बाद में फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। मैंने बोला ना, अब सामान आने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट भी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि हाँ ये सामान भेजा है, और परचेज डिपार्टमेंट वालों को, अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को भेजेंगे कि हाँ ये सामान भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं गुड रिसीव नोट, GRN। ये भी आप लोगों ने एफ में पढ़ा होगा। ए फॉर्म कंप्लीटेड बाय प्रोडक्शन डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। मैंने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को भी मान लो कुछ सामान चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो एक डॉक्यूमेंट बना के स्टोर डिपार्टमेंट वालों को भेजेंगे, उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। So question number 145. Which of the following will be completed by production department requiring new material to be obtained from the supplier? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को सामान चाहिए, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट पहले कंप्लीट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन या फिर गुड रिक्विजिशन नोट, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्विजिशन हम लोग इंटरनली जब वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना के भेज रहे हैं, उसको रिक्विजिशन, अगर बाहर आउटसाइड रहा तो ऑर्डर, ठीक है। So 146. The following represent transaction on material account for a company for the month of March 20x8. Okay, and how much material was purchased in the March of 20x8? तो ये आपका सेम इसके जैसा क्वेश्चन हो गया, लेजर बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। ओके तो ये हम लोग मार्च के लिए बना रहे हैं। अब मार्च फर्स्ट का बैलेंस दिया है, दैट मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, तो हमारा है $23,000। एंड उसके बाद में 31 मार्च का भी दिया है, दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड $15,000, ठीक है। उसके बाद में इशू टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इशू करो तो आपका घटेगा मटेरियल, इशू टू प्रोडक्शन आपको आ जाएगा $144,000। एंड रिटर्न टू स्टोर, अब स्टोर वाले को रिटर्न हो रहा है तो मटेरियल बढ़ेगा, सो रिटर्न टू स्टोर मटेरियल बढ़ा कर डेबिट, सो $5,000। अब इसको करने के बाद परचेज हमारा यहाँ पे होगा, तो परचेज फाइंड आउट करना है हम लोग को, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। तो पहले इन सब का टोटल निकालो, टोटल क्या आ रहा है, टोटल इक्वल टू 159,000 आएगा टोटल, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब इसको 159,000 लाने के लिए यहाँ पे कितना से कम पड़ रहा है, वो हमारा परचेज होगा। सो बैलेंस करो 159 को -23 -5, सो 131,000 मुझे आ रहा है। तो ये आएगा आपका 131,000, ठीक है। So 147, which of the following procedure are carried out to minimize loss from the inventory? Okay, inventory से loss मतलब लॉस कम हो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेज, वो परचेज के लिए होता है, उससे मतलब लाइक परचेज करते वक्त उसको वो हेल्प करता है। सो ये हमारा ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्टोर, यस, अगर मतलब लाइक एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे स्टोर में, तो इससे भी आपका लॉस होने से बचेगा। रेगुलर स्टॉक टेकिंग, इससे भी आपका क्या होगा कि मटेरियल लॉस कम होगा। देखते रहोगे ना, आप जब रेगुलर करोगे तो आपको देखते रहोगे कि हाँ कौन सा मटेरियल आपका ऑब्सोलीट होने वाला है कि क्या होने वाला, देखोगे फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आप उसका केयर करोगे ना। तो आपका 2 and 3 आंसर है ऑप्शन बी।
So 148, Apple buys and sell inventory during the month of August as follows. Which are the following statement is true? Okay. The periodic weighted average for the month is calculated as follows. ओके so ये हमारा एफ टाइप का क्वेश्चन, एफ में पढ़ा होगा काफ़ी लोगों ने अगर एफ दी हो तो पढ़े होंगे तो हम लोग को पीरियोडिक एवरेज मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है। तो पीरियोडिक वाले में हम लोग क्या करते हैं, नहीं पहले दोनों से करेंगे, फीफो से भी करना है और पीरियोडिक से भी करना है। तो पहले फीफो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। फीफो से निकालते हैं फीफो। ओके तो टोटल हमारे पास कितना है इंक्लूडिंग परचेज, टोटल मटेरियल कितना है, ओपनिंग प्लस परचेज जो किया है वो हमारे पास टोटल कितना है ये मैं पूछ रही हूँ। सो ओपनिंग कितना है हमारे पास 100 यूनिट, उसके बाद हमारा क्या परचेज किया है 140 यूनिट, ठीक है। उसके बाद फिर 200 यूनिट्स, सो ऑल टुगेदर कितना हो गया 440 यूनिट्स, ठीक है। अब सेल कितना किया है, सेल कितना किया है यूनिट 20 यूनिट किया है सेल, प्लस फिर हम लोग 90 यूनिट किए हैं सेल, प्लस 180 यूनिट किया है सेल। तो ऑल टुगेदर सोल्ड कितना हुआ है आपका 290 यूनिट्स, है कि नहीं। सो नाउ आपका बैलेंस क्या बच गया, बैलेंस इक्वल टू अब 440 में से आप घटा दो 290 यूनिट्स तो आपको 150 यूनिट्स बच गया। अब ये 150 यूनिट अब हम लोग देखो फीफो में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अगर ये सोल्ड हुआ है 20 तो पहले यहाँ से सोल्ड हुआ होगा, मतलब जो पहले का यूनिट वो सब सोल्ड करके हटाना होगा, जो लेटेस्ट होगा परचेज वही बचेगा। सो ये 150 जो बचा होगा ये एग्जैक्टली यहाँ से बचा होगा, ये रिसेंट परचेज है तो 150 यहाँ से बचा होगा, तो इसी पे हम लोग वैल्यू करेंगे। तो 150 इंटू कर दो 2.78 1.78 1 है 2 है 2 है 2.78 इक्वल टू, सो मुझे आया $417। आंसर ये हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो के अकॉर्डिंग। अब पीरियोडिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीरियोडिक ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा क्या है, ठीक है। एक मिनट पहले हम लोग लिखते हैं यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे उसका कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एंड इधर टोटल, ठीक है। सो अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 100, ठीक है। इसको इनटू करेंगे हम लोग सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्या है 2 × 5.2, ठीक है। तो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंस आई मीन सॉरी टोटल हो जाएगा 2 पॉइंट ही नहीं आएगा 252, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने परचेज किया है, परचेज इक्वल टू कितना यूनिट परचेज हुआ है 140 इंटू डॉलर 2.56, सो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 2.56 इंटू 140, सो 350, ठीक है। फिर अगेन परचेज किया आपने, परचेज 2 बार हुआ। नाउ 200 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट क्या हमारा 2.78, सो इक्वल टू डॉलर सो 556 आया। अब इसको टोटल करो, ये टोटल कॉस्ट को टोटल करो कितना आ रहा है प्लस 350 प्लस 252, सो आया मुझे 1158, ठीक है। और इधर टोटल यूनिट जो है ना इसको टोटल करो तो 2 3 4, सो 440 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके न्यू कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 1158 डिवाइड बाई 440 यूनिट्स, सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.63, ठीक है। अब बैलेंस निकालो, बैलेंस यूनिट कितना है यहाँ पे, बैलेंस वही होगा आपका 150 जैसे ऊपर में निकाला ही था हम लोग ने, वही उतना ही सोल्ड हुआ होगा,
सो हमारे पास कितना था ऑल टुगेदर 440 और बेचा कितना 290 सो इक्वल टू 150 यूनिट्स। अब इस ये जो बचा हुआ यूनिट को, ये जो न्यू निकाला है ना हम लोग ने, ये कॉस्ट पर यूनिट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2.63 इक्वल टू, सो मुझे आया 394.77, ठीक है। अब देखोगे तो ये फीफो के अकॉर्डिंग हमारा ये बैलेंस आ रहा है और ये पीरियडिक के अकॉर्डिंग हमारा ये बैलेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पीरियडिक क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है। अब कितना से हायर है, आप यहाँ पे देखो 417 माइनस कर दो 394.77 इक्वल टू, just wait what I did, 2.63 into I think I did mistake, just wait, okay, कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग किया मैंने शायद। 100 इंटू 250 एंड ये आपका 140, इतना तो आपको पता चल गया क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो का हायर है पीरियडिक से, ठीक है। तो आपका 140 इंटू 2.56, ये आपका गलत आया है, $358.4 एंड 200 इंटू 2.78 5, ठीक है। तो टोटल अमाउंट चेंज हो जाएगा, सो 358 प्लस 252, सो आई गॉट 1166, फिर यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा 1166, तो ये भी आएगा डिफरेंट आएगा, सो मुझे आया 65, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको 65 बना देते हैं 5, तो आपका ये आ जाएगा 97.50, ठीक है। तो अब माइनस करो, ठीक है, 97 माइनस करो 417 से, आप 417 माइनस, सो मुझे आया 19.5 आंसर। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक वाले से फीफो में ज़्यादा है 19.5 से। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ 19.5 हायर व्हेन यूजिंग फीफो मेथड इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक एवरेज मेथड। सो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अगर क्या बोलता है, प्रॉफिट भी हायर होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है तो प्रॉफिट भी हायर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगा फीफो में, ठीक है। वो पूछा नहीं है, फिर ये बता दिया। सो क्वेश्चन नंबर 149, इन द ईयर ended 31st August 20x plus A plus record the showing a closing inventory of 1000 unit compared to the 950 unit of opening inventory. Which of the following statement is true assuming the price haven't fallen throughout the year? आपका प्राइस अगर फॉल हो रहा है थ्रू आउट द ईयर में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो में क्या होता है ना कि जो लेटेस्ट परचेज होता है ना, वही वाला क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड हो रहा है। तो अगर उसका प्राइस फॉल हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर होगा, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर होगा तो प्रॉफिट भी लोअर होगा एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर होगा इन केस ऑफ फीफो, और एवको से उल्टा होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट आर हायर यूजिंग फीफो रादर देन द एवको, हायर नहीं होगा। अगर राइजिंग प्राइस होता तो हायर होता, पर यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस थ्रू आउट द ईयर फॉल हो रहे हैं, तो उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट लोअर होगा एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर होगा, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट आर लोअर यूजिंग फीफो रादर एवको, यस ये आपका ऑप्शन करेक्ट है जो एक्सप्लेन कर रहा है इस सिचुएशन को। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो 150, इन्वेंट्री मूवमेंट फॉर द प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वेयर एज फॉलोज। ओके, व्हाट वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट बी फॉर द क्वार्टर यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 150 करते हैं। 150, तो इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, एक इन, आउट एंड बैलेंस के लिए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा
इन मतलब जो आया इन्वेंट्री, और आउट मतलब लाइक जो सोल्ड हुआ या फिर इशू किया, एंड बैलेंस। ठीक है, अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है हमारा 1 जनवरी को, तो 6 इंटू 15 इज, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 15, ये हो जाएगा 90। ठीक है, 6 इंटू $15 इक्वल टू $90। उसके बाद में आप जनवरी में फिर से परचेज कर रहे हो, तो ये यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है तो इसको यहाँ पे डाल दो, बैलेंस में इतना ही रहेगा। अब परचेज किया, परचेज कितना किया 10 यूनिट इंटू 90.80 का 1 यूनिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब एक मिनट यहाँ पे टोटल करना भूल गई, इक्वल टू $198। ठीक है अब आपका पहले से 6 यूनिट था, अब 10 यूनिट और परचेज किया तो टोटल हो जाएगा 16 यूनिट इनटू, अभी कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, इक्वल टू टोटल वाला भी परचेज कर दो 198, पहले 90 था अब 198 है टोटल, सो 288 टोटल अब आ जाएगा 288। अब इस 288 को डिवाइड कर दो 16 से, तो आपको न्यू परचेज आई मीन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, वो है 18 यूनिट, $18। ठीक है, तो नाउ उसके बाद आप सेल कर रहे हो, सेल कितना किया 10 घटेगा यहाँ से। अब ये वाला भी हम लोग 18 पे ही वो करेंगे 180। अब क्या बैलेंस बचा, अब तो 16 था 10 सोल्ड कर दिया, 6 इंटू 18 इक्वल टू 108। $18 इक्वल टू $108। अब फिर से आप परचेज करो 20 आइटम, तो 20 आइटम यहाँ पे ऐड कर लो, 20 इंटू कॉस्ट 24.50 इक्वल टू 24.50 इंटू 20, सो $490। अब आपका 6 यूनिट पहले से था, अब 20 हो गया, 26 हो गया टोटल इंटू डॉलर, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे थोड़ी देर में। अब टोटल को ऐड करो, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 108 था 490 है, तो 108 प्लस 490, तो अब आपको आ जाएगा 598। अब 598 को डिवाइड कर दो 26 से, तो यू विल गेट 23 पर यूनिट 23। ठीक है, उसके बाद में फिर से सोल्ड कर रहे हो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट सोल्ड किया 23 पे ही करेंगे, सो आया ये 115। सो अब बैलेंस क्या बच गया 21 यूनिट, 26 माइनस 5, सो 21 यूनिट इंटू 23 इक्वल टू कितना आया $483। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। बट क्वेश्चन आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, टोटल सेल हमारा कितना हुआ है, यहाँ से देखो 10 इंटू 30 300 प्लस दूसरा कितना हुआ है 5 इंटू 30 मतलब 150, सो टोटल कितना हो जाएगा 450। ठीक है उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना था, ओपनिंग इन्वेंट्री था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 आइटम 15 ईच, यहाँ पे हम लोग निकाला था, सो 90। फिर परचेज कितना किया वो निकालो, परचेज इक्वल टू ये दोनों परचेज ही है ना हमारा, तो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 490 प्लस 198, तो परचेज किया 247 का, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, सो माइनस यहाँ पे निकाला है 483, ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सो 483।
अब इसको निकालने के बाद क्या आता है आपको बैलेंस, देखो सो आएगा आपको 146, इसको माइनस करना है सेल से, तो आपको आएगा 25 मैंने क्या कर दिया है, 247 थोड़ी आएगा, सॉरी 198 प्लस 490, ये 688 है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे माइनस होगा, कितना आ जाएगा, प्लस 90 माइनस 483, सो 295 माइनस करो माइनस 450, सो मुझे आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट 155, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एफ वाला क्वेश्चन सब है, उस टाइप का ही है, सो नो इशू। तो क्वेश्चन नंबर 151, योर फ्रेम वैल्यू इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एट 1 October 20x, देयर वे 60 यूनिट इन इन्वेंट्री वैल्यू एट 12 each on 8 October, 40 यूनिट were purchased for 15 each and further 50 यूनिट were purchased for 18 each on 14 October. On 21 October 75 यूनिट were sold for 1200. What is value of closing inventory? So उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग करते हैं इन, आउट एंड बैलेंस, ठीक है। सो आपके पास 1 अक्टूबर को इन्वेंट्री कितनी थी, 60 इंटू उसका 12 ईच बोल रहा है ना, तो इंटू 12 कर दो इक्वल टू 720, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने परचेज किया, तो ये आपका बैलेंस में चल जाएगा, इशू तो नहीं हो रही है, ये बैलेंस में यही जाएगा। सो परचेज किया परचेज किया 40 यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट क्या है 15 ईच, सो 40 इंटू 15 करो तो यू विल गेट 600, ठीक है। अब देखो पहले 60 यूनिट था, अब 40 अभी परचेज किया तो ऑल टुगेदर 100 आ गया, इनटू ये कॉस्ट पर यूनिट अभी निकालेंगे, इक्वल टू टोटल ऐड करो 720 प्लस 600 करो, तो आपको आएगा 1320 टोटल, उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो आपको आएगा 13.2 कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद में आपने फिर से परचेज किया हुआ है, तो 50 यूनिट परचेज किया, $18 ईच, तो 15 इंटू 80 900, ठीक है। तो अब 150 यूनिट हो गया टोटल, इंटू कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, इक्वल टू टोटल भी ऐड करो, सो 1320 प्लस 900 2220, ठीक है, डिवाइड बाई 150, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 14.8। उसके बाद में अब आप सोल्ड करो 75 यूनिट, 75 इंटू 14.8 इक्वल टू 1110, अब 75 ही बचा, ठीक है। तो 75 बचा आपका, यहाँ पे भी इंटू करो 14.8 इक्वल टू 1110, ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस हो जाएगा 151 के लिए, ओके ओके। So question number 152, an organization inventory at 1st July is 15 unit at $3 each. The following movement occurs. Okay, what would be closing inventory at 31st July using FIFO method of inventory valuation? Okay, FIFO method के according चलते हैं। तो टोटल हमारे पास यूनिट क्या है, इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड परचेज, तो टोटल यूनिट क्या है हमारे पास 15 पहले से थी 15, उसके बाद सोल्ड किया, बॉट 10, फिर बॉट किया 10, तो ऑल टुगेदर कितना हो गई 25 यूनिट्स। उसके बाद सोल्ड कितना किया है, सोल्ड है आपका 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 यूनिट सोल्ड किया है, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस यूनिट BLANCE, ओके, बैलेंस कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 कर दो, कितना यूनिट बच जाएगा 12 यूनिट्स बचा,
अब देखो तो लास्ट टाइम अपने बॉट किया है 10 यूनिट, ये 10 तो बचा ही होगा लेटेस्ट परचेस, और 2 यहाँ से बचा होगा, ठीक है। तो ये 12 यूनिट को हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऐसे करेंगे, 2 तो ऊपर में से 2 इंटू $3 इच प्लस 10 नीचे वाला बचा जिसका था 3.50, सो इक्वल टू 6 प्लस 35 इक्वल टू 41 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आएगा, जो ऑप्शन डी कह रहा है। ओके, सो 153 इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस द वैल्यू यूजिंग FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एज अपोज टू वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड विल रिजल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन। मैंने उस टाइम भी बोला अगर राइजिंग प्राइस होगा तो FIFO में हमारा लेटेस्ट गुड ही सारा बचता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा हायर होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर ए और बी में है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट भी हायर होगा, प्रॉफिट हायर ऑप्शन ए में है सिर्फ, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा क्योंकि FIFO में फर्स्ट इन फर्स्ट आता था, जो पहले का बाई किया वो सब चला जाता है, बिक जाता है, जो बचता है वो हमारा लेटेस्ट परचेज होता है। अगर लेटेस्ट परचेज वाला का प्राइस राइज हो रहा है तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हायर होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर मतलब कॉस्ट ऑफ सेल लोअर आना, कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर आएगा तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आएगा, हायर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, a company determines order quantity for the company using economic order quantity model. What would be the effect on the EOQ and total annual ordering cost of an increase in annual cost of holding one unit of component in inventory? Okay, इसमें बताती हूँ क्या करना है। Okay, तो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? EOQ इक्वल टू ओके स्क्वायर रूट है कि नहीं, स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड डिवाइड बाई CH, ठीक है। ये होता है ओके तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ EOQ एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या होगा इफ़ होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो होल्डिंग कॉस्ट हमारा क्या है, नीचे में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा EOQ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो EOQ मतलब लोअर, ठीक है, EOQ लोअर आएगा। अब EOQ लोअर आएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होना चाहिए था, एक मिनट, हाँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा CO कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, जो होता है डिमांड डिवाइड बाई Q, मतलब डिमांड डिवाइड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो Q हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अब EOQ लोअर हो रहा है तो ये क्या होगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो EOQ लोअर, तो ये अब ये डिनोमिनेटर फिर लोअर हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। सो अब ये ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं। तो EOQ लोअर A और C है, एंड C वाले में नो इफेक्ट, तो इसका मतलब A बच गया हमारा, ऑप्शन A लोअर एंड हायर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 155, ए कंपनी यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल टू एस्टैब्लिश रीऑर्डर क्वांटिटी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू the forthcoming period. टोटल एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 155, तो कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर एनुअल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो टोटल एनुअल कॉस्ट में हमारा क्या क्या होता है, टोटल एनुअल कॉस्ट ऐसा, पहले परचेज प्राइस निकालते हैं, परचेज कॉस्ट, पहले परचेज कॉस्ट निकालेंगे, परचेज कॉस्ट परचेज क्वांटिटी कितना किया हम लोग ने,
20,000 यूनिट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, परचेज प्राइस क्या दिया हुआ है हमारा 40 पर यूनिट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 8 8 1 2 1 2 3, ये हो गया हमारा परचेज कॉस्ट। अब निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज द डिमांड डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा दिया है $25, अब इनटू हमारा डिमांड क्या है 20,000 यूनिट डिवाइड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 500 यूनिट। अब इसको सॉल्व करो, आपको कितना आता है आएगा 1000, ठीक है। फिर आपका अब निकालो टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। अगर बफर इन्वेंट्री है तो उसको भी ऐड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री में, पर यहाँ पे बोल रखा है नो सेफ्टी इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो है ही नहीं। तो आपका पर क्या बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है 10% ऑफ द परचेज प्राइस रे। तो परचेज प्राइस कितना है 40%, इसका 10% मतलब $4, ठीक है, पर यूनिट इनटू आपका एवरेज इन्वेंट्री मतलब ईओक्यू का एवरेज, तो 500 डिवाइड बाई 2 सो इक्वल टू 1000। अब इस सबको टोटल करो तो ये आपका हो जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट। कितना टोटल करने में कितना आएगा आपको 802.123। सो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके 156 क्या बोल रहा है द डेटा रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर स्टोर्स आइटम आर एज फॉलो व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल इन द यूनिट दैट अवॉइड्स इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ये क्वाइट इजी, आप बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम हमारा डेली यूज क्या है 520 यूनिट। अब हमारा मैक्सिमम लीड टाइम क्या है 10 और 15, 15 हमारा मैक्सिमम हो गया, तो 15 इंटू 520 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 157 ओके अच्छा इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। 157 एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू हमारा ROQ ऑर्डर क्वांटिटी प्लस इसको डिवाइड बाई 2 करना होगा, डिवाइड बाई 2 प्लस मिनिमम, ये ऊपर हम लोग यूज किया था ना वही फॉर्मूला है मिनिमम इन्वेंट्री। यहाँ पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में हम लोग एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं ना, वो ROQ/2 एंड प्लस मिनिमम मतलब वही बफर या सेफ्टी इन्वेंट्री जो कह लो आप, ठीक है। तो ROQ हमारा क्या है 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 से इट मीन्स 50, और मिनिमम इन्वेंट्री क्या है 20, तो 50 प्लस 20 हो जाएगा 70, दैट इज द ऑप्शन बी। ओके सो व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यूज टू इस्टेब्लिश। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है कि ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड, सो ये डिटरमाइन करता है बैच साइज फॉर द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो आपका ईओक्यू बता रहा है ऑप्शन ए। सो ओके 159 वो विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन बीइंग डिस्क्राइब। ओके सो पोटेंशियली आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन ऑन इशू पे आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन किस में करते हैं हम लोग फीफो में। पहले का जो भी मतलब परचेज किया होता है वो सारा इशू हो जाता है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा कौन सा है फीफो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रियली रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल। ये किस में होता है एवको में। एवको में हम लोग एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक्चुअल प्राइस रियली रिफ्लेक्ट होता है, तो ये भी हमारा एवको हो जाएगा सेकेंड का। पोटेंशियली आउट ऑफ डेट क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो में तो हमारा
लेटेस्ट परचेज जो होता है वो वैल्यूएशन में आता है, लिफो में हमारा आता है आउट ऑफ डेट वैल्यूएशन, क्योंकि लेटेस्ट परचेज तो इशू होता है, जो पहले का बचता है वो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री में वैल्यू होता है लिफो के केस में, और एप्को में तो एवरेज ही आता है, तो हमारा सी के लिए हो जाएगा लिफो। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज पर्टिकुलरली सुइटेड टू द इन्वेंट्री दैट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड मटेरियल। तो लिक्विड मटेरियल में आप क्या बोलते हैं एवरेज लेंगे, ठीक है, उसमें तो सब मिक्स मैच रहता है, उसमें क्या हम लोग कुछ करना, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि एप्को के थ्रू वो हम लोग उसके थ्रू ऑयल को वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज पर्टिकुलरली सुइटेड टू इन्वेंट्री दैट हैज शॉर्ट सेल्फ लाइक डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पहले का परचेज होता है उसको हम लोग इशू करते हैं, जो रिसेंट परचेज होता है उसको रखते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा ना पहले का परचेज किया, अगर हम लोग रिसेंट वाला परचेज वो इशू कर दिए तो ये किस में होता है, फीफो में, तो फीफो मेथड यूज़ करेंगे डेयरी प्रोडक्ट के लिए। Inventory valuation method is suited to a wheat farmer who has a large silos of grain. Grain is added to and taken from the top of the silos. ये किसका एक्सप्लेन करा है, लीफो का, कि ग्रेन को ऐड करते जाते हैं, जब इशू करते वक्त ऊपर से ही निकालते हैं, इट मीन्स लीफो का हो गया, जो रिसेंट डाले होंगे वही निकल के इशू होगा, तो ये लीफो को एक्सप्लेन कर रहा है। इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस द मेथड विल गिव हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट किस में देता है, फीफो में, हम लोग ने क्वेश्चन भी किया था उस टाइम दिया था। इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस हमारा प्रॉफिट एज वेल एज क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो में हायर होता है। इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस दिस मेथड विल गिव लोअर प्रॉफिट, ये किस में होगा, लिफो में, ठीक है, फीफो का उल्टा, ठीक है। इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस दिस मेथड गिव ए मिडिल लेवल ऑफ द प्रॉफिट कंपेयर टू द अदर टू, ये एप को देगा, बीच बीच में रहता है इन दोनों के। इशू आर वैल्यू एट ए मोस्ट रिसेंट परचेज कॉस्ट, ये लिफो में होता है, जो भी हम लोग इशू करते हैं लिफो में वो रिसेंट परचेज वाला कर देते हैं, तो ये लिफो को एक्सप्लेन कर रहा है। इन्वेंट्री इज वैल्यू एट ए एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज, या एवरेज का एवको मेथड है, एवरेज बोल रहा है, तो इन्वेंट्री इज वैल्यू एट ए मोस्ट रिसेंट परचेज ऑर्डर। ये किस में होता है, फीफो में, जो रिसेंट परचेज होता है वही वैल्यूएशन में आता है, जो पहले का परचेज होता है वो इशू हो जाता है, तो इसके लिए फीफो होगा। So question number 160, the company manufacture a product in a batch, then hold the item produced in a finished good inventory until they are sold. It is capable of replenishing the product at a rate of 100,000 units per year, but annual sales demand is just 40,000 units. The cost of setting up the batch production run is 1,500. The cost of holding a unit of the product in inventory is 25 per year. What is the economic batch quantity for manufacturing this product? ये सिंपल है, आप जस्ट फॉर्मूला डाल दो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हमारा, स्क्वायर रूट डॉट 2 CO D डिवाइड बाई CH, नीचे में यही रहेगा 1 माइनस D डिवाइड बाई R। आप बुक से फॉर्मूला देख सकते हो अगर नहीं समझ में आए तो। जस्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट है, ये RT, यहाँ भूल गई RT, 2 इंटू हमारा CO मतलब यहाँ पे सेटअप कॉस्ट कितना लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बैच इज 1500 दिया ही हुआ है, सो 1500। एनुअल डिमांड कितना बता रहा है हमारा, ये रहा, एनुअल सेल्स डिमांड इज 40,000 यूनिट। उसको डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, ये रहा, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इन इन्वेंट्री इज 25 पर ईयर, सो 25 इंटू 1 माइनस डिमांड कितना है 40,000, और रिप्लेसमेंट आर वो भी दिया हुआ है आपको, ये रहा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 100,000 यूनिट पर ईयर, सो ये 100,000
इसको आप सॉरी, इसको आप सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे बुक में गिवन है अच्छे से, एक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड रेंट पेमेंट ऑन स्टोरेज स्पेस, ये हम लोग इंक्लूड करते हैं होल्डिंग कॉस्ट में। एंड डिलीवरी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से देख लेना। 162, a company manufacture 25,000 component at an even rate during the year. Each order placed with a supplier of a component is for 20,000 to 2,000 component, which is EOQ, and the company hold a buffer inventory of 500 component. Annual cost of holding one component in inventory is $2. What is the total annual cost of holding the component? ये फॉर्मूला पे ही है ठीक है। तो हमारा हो जाएगा टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू, तो होल्डिंग कॉस्ट निकालना हमारा एवरेज इन्वेंट्री मतलब EOQ का हाफ, $2,000 डिवाइड बाई 2 प्लस बफर इन्वेंट्री क्या हमारा 500 कंपोनेंट एंड इनटू इस सबको करेंगे 2। टू हमारा होल्डिंग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन कंपोनेंट का है, इक्वल टू आपको आएगा 3,000 जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। ए परचेज प्राइस ऑफ एन इन्वेंट्री आइटम इज $42 per unit. In each 3-month period the uses of an item is 2,000 units. The annual holding cost associated with one unit is 5% of its purchase price. The EOQ is 185 unit. What is cost of placing an order? 163 so कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हमारा क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके तो EOQ का फॉर्मूला लगाते हैं, EOQ इक्वल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो, रूट के बदले में यहाँ पे स्क्वायर कर दे रही हूँ, स्क्वायर या फिर देखो स्क्वायर रूट इनटू ठीक है। ओके 2 इंटू CO कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इंटू डिमांड डिवाइड बाई CH, ठीक है। अब EOQ आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 185 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट इंटू 185 करते हैं स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है, इंटू 2 इंटू सी कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हम लोग को फाइंड करना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर CO फाइंड करना है, इंटू डिमांड कितना हमारा 2,000 3 मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटू हम लोग करेंगे 4, तो 12 महीने का हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है 5% ऑफ परचेज प्राइस, तो कितना हो जाएगा देखो 42 का 5% 2.1, ठीक है। अब फाइंड आउट करो 185 स्क्वायर 34225 इंटू 2.1 डिवाइड बाई 4 116 इक्वल टू CO, ठीक है। कितना आता है देखो तो 34225 इंटू 2.1 डिवाइड बाई 16,000, सो मुझे आया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 4.49, ठीक है। एक बार आप फॉर्मूला डाल के सॉल्व करो, सारा वैल्यू दिया हुआ है, कुछ इशू नहीं है, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। ओके सो 164, in period of rising price FIFO gives a higher valuation of closing inventory than before APCO. rising price में FIFO आपका गिव हायर वैल्यूएशन, FIFO हायर वैल्यूएशन देता है ये एंड एज कंपैरिजन टू LIFO एंड APCO, यस।
FIFO में आपका राइजिंग प्राइस में हायर वैल्यूएशन होगा और प्रॉफिट भी हाई होगा क्योंकि रिसेंट परचेज उसमें रहता है, तो ये ट्रू है। इन पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइस LIFO गिव ए हायर वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ इन्वेंट्री देन ए FIFO और एवगो। फॉलिंग प्राइस में ये आपका फॉल्स है क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है और लिफो इशू का पूछ रहा है, इशू का, ठीक है, वैल्यूएशन का नहीं। तो लिफो इशू करेगा तो वो रिसेंट वाला इशू करेगा और इशू करेगा तो उसका प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल तो वो कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हायर बोल रहा है, तो ये आपका फॉल्स है। आपको नॉर्मली भी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ए वैल्यूएशन ऑफ ए क्लोजिंग इन्वेंट्री समवेयर बिटवीन द वैल्यूएशन ऑफ FIFO एंड LIFO, ये करेक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहता है ये। तो FIFO कॉस्ट इशू ऑफ इन्वेंट्री एट ए मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, FIFO कॉस्ट इशू है, ठीक है, FIFO कॉस्ट इशू ऑफ इन्वेंट्री एट ए मोस्ट रिसेंट प्राइस, इशू तो पहले वाला का करता है, बस वैल्यूएशन उसका रिसेंट परचेज प्राइस पे होता है, तो ये आपका फॉल्स है। आपको कॉस्ट इशू ऑफ इन्वेंट्री एट ओल्डेस्ट परचेज प्राइस, ये एवरेज पे वो होता है इसका इशू एंड एज वेल एज वैल्यूएशन, तो ये आपका गलत है। LIFO कॉस्ट इशू ऑफ इन्वेंट्री एट ए ओल्डेस्ट परचेज प्राइस, इशू आपका रिसेंट पे करता है LIFO वाला, ठीक है, रिसेंट परचेज प्राइस पे जो रिसेंटली परचेज है वही इशू करता है, तो ये भी गलत है। FIFO वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ए मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, येस, एंड LIFO वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ए मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस, गलत, ये FIFO का है। आपको वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ए लेटेस्ट परचेज प्राइस, ये भी गलत है, एवरेज पे रहता है वो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज एन EOQ फॉर रॉ मटेरियल वाई? ओके, कंपनी होल्ड ओके, सो ये भी सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला डालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो EOQ का हमारा फॉर्मूला है ना, रूट अंडर स्क्वायर रूट में डाल देती हूँ, आप लोग डालना कैलकुलेटर में अपना स्क्वायर रूट इनटू, आई मीन उसके अंदर आएगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड डिवाइड बाई CH। तो यहाँ पे हमारा टू इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर है और डिमांड कितना है हमारा 48,000 डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या है 10% ऑफ परचेज प्राइस हमारा 80 का 10% कितना हो जाएगा 8। सो इसको सॉल्व करो, आपको इजी से आ जाएगा, ठीक है, इजीली आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 1200 मुझे आ रहा है, जो ऑप्शन सी है। सिर्फ फॉर्मूला पे प्लेस कर दो, आपको आ जाएगा। व्हाट इज टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ ए रॉ मटेरियल? ओके, 166। तो परचेज कॉस्ट निकालते हैं। परचेज कॉस्ट में क्या होता है, परचेज इंटू डिमांड, कितना परचेज किया हम लोग ने, परचेज प्राइस से 80 सो परचेज है 80 इंटू क्वान्टिटी, कितना परचेज किया हम लोग ने, कहाँ पे हो रहा है, 80 पर यूनिट, प्राइस इंटू डिमांड 48,000, आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा 3840,123। उसके बाद में आप निकालो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा पर ऑर्डर कितना लग रहा है 120 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि डिमांड डिवाइड बाई EOQ हम लोग ने निकाला 1200, डिमांड है 48,000, तो 48,000 डिवाइडेड 1200 कर दो इक्वल टू आएगा 4800। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारा 8 है इंटू एवरेज इन्वेंट्री, मतलब EOQ का एवरेज, EOQ का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 6, तो आ जाएगा, सॉरी 6 लिखा 2 हो गई है, 2 इक्वल टू 4800 ये भी आएगा। अब सबको ऐड कर दो, टोटल आपको आ जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड वाला जो है ना इसको ऐड कर दो, इसको भी ऐड करना, ठीक है, एंड इसको भी ऐड कर देना। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है।
सो 167 क्या कह रहा है, सप्लायर हैज ऑफर्ड अ पॉइंट ए डिस्काउंट ऑफ 1% परचेज प्राइस इफ ईच ऑर्डर प्लेस्ड इज फॉर 2000 यूनिट, व्हाट इज टोटल एनुअल सेविंग टू द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। ओके, सो 167 इसका तो टोटल कॉस्ट अब निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसी ये वाला क्वेश्चन इसी बेस टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल टू ऐड करने के बाद आपको आएगा 3849,600। यस 3849 ओके, हाँ ये आपको टोटल हो गया। तो अब ई ओ क्यू यहाँ पे हमारा कितना निकाला था 1200, अब ई ओ क्यू बोल रहा है 2000 का 2000 ठीक है। और यहाँ पे हमारा अब हम लोग टोटल एनुअल कॉस्ट दोनों का निकालेंगे। अभी हम लोग ने निकाला था परचेज कॉस्ट कितना निकाला था एट 200 यूनिट पे, ये रहा परचेज कॉस्ट का कॉस्ट 3841,234 एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू 4800, टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू 4800, टोटल हमारा एनुअल कॉस्ट आया था इक्वल टू 3849,600। अब ई ओ क्यू भी वैसे निकालेंगे, परचेज कॉस्ट इक्वल टू, अब हमारा परचेज कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा ना, परचेज प्राइस 1% से डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब परचेज प्राइस क्या था पहले आपका 80 हमारा 100% है इंटू 0.99 करेंगे, ठीक है क्योंकि 80 हमारा 100% इस पर 1% डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स हम लोग को 0.99% फाइंड आउट करना है, इसलिए 0.99 से मल्टीप्लाई किया इंटू हमारा डिमांड कितना है 48,000। सो आपको क्या आएगा देखो इसको कैलकुलेट करके 80 इंटू 0.99 इंटू 48,000, सो आएगा 380,1600। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल लो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना था 120 लगा था, क्वेश्चन में देख सकते हो, इनटू हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि डिमांड डिवाइड बाई क्यू, क्वांटिटी मतलब ई ओ क्यू, पहले हमारा 1200 था ई ओ क्यू अब 2000 है, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 48,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 120 करो 2880 आया मुझे। ऐसे टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालो, टोटल होल्डिंग कॉस्ट आपका हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारा कितना है, अब यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा था होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस, अब परचेज प्राइस तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, पहले तो 10% ऑफ 80 लिया था हम लोग ने, अब 10%, ठीक है 10% इंटू 80 का 0.99 लेंगे, जैसे ये वाला परचेज कॉस्ट लिया था ना ये वाला इस टाइप से, और इंटू एवरेज इन्वेंट्री मतलब ई ओ क्यू का हाफ, तो ई ओ क्यू हमारा कितना 2000 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो आपको आ जाएगा अच्छे से। अब 0.01 इंटू 80 0.99 इंटू 1000, सो 792 जीरो, क्या मिस किया ठीक है। अब इस सबको ऐड करो, आपको टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा जो कि होगा 7920 प्लस 2880 प्लस 3801,600, सो आई गॉट 3812,400। अब देखो पहले इतना कॉस्ट लगा था टोटल एनुअल कॉस्ट, अभी इतना लग रहा है, कम हुआ। अब कितना से कम हुआ क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3849,600, सो मुझे आया 37200 इन दोनों को का डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस का आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ANNUAL, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 168 ये भी आपका इस तरह से ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाले केस का, दोनों का आप ऐसे ही सेपरेट निकाल के कर सकते हो, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1.69 ये फॉर्मूला बेस्ड है, मैं बता देती हूँ,
कैसे कैसे करना है। अभी कितने सारे क्वेश्चन बाकी है, ओके ज़्यादा नहीं है। ओके आप 168 ट्राई करना, सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे EOQ आपका दिया होगा एंड EOQ 2000 भी अगेन पूछ रहा है। ऐसे ही आप परचेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट सब निकालो एंड डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। सो 169 कंपनी मेक ए कंपोनेंट फॉर इस वन ऑफ द प्रोडक्ट इन हाउस, इट्स यूज एवरेज ऑफ द 5000 दिस throughout the year. The production rate for this cost is 500 per week and the cost of holding one item for the year is 1.5. The factory is open for 50 weeks per week and the company has calculated that economic batch quantity is 2000. What is the production setup कर? Okay, जो फॉर्मूला में हमारा CO होता है ना, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला बुक में देखोगे, वहाँ पे CO होता है, वो सेटअप कॉस्ट होता है, वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। उस टाइम हम लोग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग निकाले थे, उस तरह से ही है। मैं बस वैल्यू बता देती हूँ, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 169 तो आपको CO फाइंड आउट करना है ठीक है। और डिमांड भी दिया हुआ है, डिमांड है 5000 थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी दिया हुआ है इक्वल टू 1.50 एंड आर का जो वैल्यू था रिप्लेसमेंट वो भी दिया हुआ है कि 50 वीक्स पर ईयर लग रहा है, सॉरी 500 पर वीक लग रहा है और 50 वीक्स पर ईयर फैक्ट्री ओपन रहती है, तो 500 इंटू 50 कर दो इक्वल टू 25,000 आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूला पे डाल के सिंपली सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट। ओके सेल्स डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे मतलब क्या करते हैं, कुछ नहीं पूछ रहा है। तो पहले इंक्वायरी करते हैं कि कौन सा सप्लाई हम लोग को बेस्ट प्राइस में एंड रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को दे रहा है, सप्लाई इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद एक सप्लायर को हम लोग परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं। तो इंक्वायरी वाला ऑप्शन फर्स्ट में A, C, D है, कोई इसमें से एक आंसर होगा। फिर इंक्वायरी के बाद हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, परचेज ऑर्डर, एक सप्लायर को चून करके जो हम लोग को बेस्ट प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो अच्छा दे रहा हो उसको चूज करते हैं, तो ऑर्डर आएगा। तो A एंड C में से कोई एक, फिर उसके बाद इनवॉइस आता है, उसके बाद पेमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन A आपका हो जाएगा आंसर। 171 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर द परचेज डॉक्यूमेंट। परचेज डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, ठीक है। तो पहले परचेज ऑर्डर भेजेंगे, फिर डिलीवरी नोट आएगा वहाँ से सप्लायर का सामान के साथ, फिर गुड रिसीव नोट बनाएंगे एंड गुड रिसीव नोट बनाने के बाद फिर इनवॉइस रेज होगा। तो हमारा पहले परचेज ऑर्डर A और C में से एक, फिर डिलीवरी नोट, यस यही वाला C है आपका। फिर परचेज ऑर्डर पहले देते हैं सप्लायर को, वो गुड्स भेजेगा तो उसके साथ साथ डिलीवरी नोट भी आती है। डिलीवरी नोट के बाद जो स्टोर रिसीव करता है वो गुड रिसीव नोट बनाता है कि जो जो क्वांटिटी हम लोग ने परचेज किया था वही वही आया है कि नहीं। फिर ये गुड रिसीव नोट आपको परचेज ऑर्डर और अकाउंट डिपार्टमेंट को जाती है, फिर वहाँ से जाके इनवॉइस पेमेंट होती है। तो आपका C करेक्ट सीक्वेंस में, सो C आंसर होगा। 172 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब परचेज ऑर्डर। इशू बाय परचेज डिपार्टमेंट सेंड टू सप्लायर रिक्वेस्टिंग ए सप्लाई ऑफ रिक्वेस्टिंग मटेरियल्स। यस ये परचेज डिपार्टमेंट इशू करता है सप्लायर को मटेरियल भेजने के लिए। आफ्टर कोटेशन मंगाने के बाद एक सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद परचेज ऑर्डर भेजते हैं परचेज डिपार्टमेंट। सो ये A आपका परचेज ऑर्डर है। B क्या है, इशू बाय स्टोर डिपार्टमेंट सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग मटेरियल। वो क्या भेजेगा, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट है कि नहीं, मटेरियल या फिर आप उसको गुड रिक्वेजिशन, सॉरी वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को भेजती है। यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेजिशन नोट भेजती है कि मटेरियल्स परचेज करने के लिए। सो ये आपका B आपका हो जाएगा परचेज रिक्वेजिशन नोट। C रिसीव टुगेदर विद ए मटेरियल कंपेयर टू मटेरियल रिसीव। ये क्या रिसीव होता है मटेरियल के साथ, डिलीवरी नोट, मैंने पहले भी बोला। सो C आपका डिलीवरी नोट है। D इशू बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग मटेरियल। ये आपका मटेरियल रिक्वेजिशन नोट या फिर गुड रिक्वेजिशन जो भी कह लो, D आपका मटेरियल रिक्वेजिशन नोट है या फिर गुड रिक्वेजिशन नोट, ठीक है, दोनों सेम है। 73 विच टू ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन ए गुड रिसीव नोट प्रोवाइड्स। इन्फॉर्मेशन यूज टू अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। एग्जैक्टली उससे हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेट करते हैं कि इन्वेंट्री इतना रिसीव हुआ है, क्वांटिटी वो अपडेट होगा। इन्फॉर्मेशन टू चेक दैट करेक्ट प्राइस हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लाई इनवॉइस।
गुड रिसीव नोट में प्राइस का कहीं चर्चा नहीं होता है, बिकॉज कि वो जो स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनको उतना प्राइस से मतलब नहीं होता, उनको बस रखा रहता है कि क्वांटिटी कितना है वो ठीक ठाक करने के लिए। प्राइस के लिए कोई और बैठा रहता है, वो बार्गेनिंग करने के लिए कोई और बैठा रहता है। ये बी आपका प्राइस तो आएगा ही नहीं। इन्फॉर्मेशन टू चेक दैट करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द गुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन सप्लाई इनवॉइस, सी येस। ए और सी आपका दोनों करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं, गुड रिसीव नोट में आपका प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है। 174 व्हेन चार्जिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू ए जॉब और प्रोसेस द डिटेल वुड बी टेकन फ्रॉम द विच डॉक्यूमेंट। ओके, तो जब आप मटेरियल और कोई चार्ज कर रहे हो तो वो किसके थ्रू, कुछ किन आई मीन कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू आप लोग उसको देखते हो, ये पूछ रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को क्या बेचती है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो मटेरियल रिसीव होने के बाद वो प्रोडक्शन में यूज़ करता है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं, इसका डिटेल्स देखते हैं। सो ऑप्शन बी है, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन तो स्टोर डिपार्टमेंट बेचता है परचेज डिपार्टमेंट को कि परचेज करने के लिए, ठीक है। एंड गुड रिसीवमेंट मटेरियल रिसीव होने के बाद, आने के बाद कितना कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है उसके बाद वो स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। एंड परचेज ऑर्डर जो परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को भेजता है मटेरियल भेजने के लिए। ओके, विच टू डॉक्यूमेंट आर मैच्ड विद गुड रिसीव नोट इन बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस में कौन सा मैच होता है, ओके। गुड रिसीव नोट से कौन कौन सा मैच होगा, तो गुड रिसीव नोट में हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, तो क्वांटिटी के लिए पहले कौन सा मैच होगा, इनवॉइस फॉर सप्लाई, उसमें कितना कितना क्वांटिटी में गुड चार्ज किया हुआ है, वहाँ से क्वांटिटी देखेंगे। एक परचेज ऑर्डर कितने के लिए हम लोग ने वो परचेज ऑर्डर कितने क्वांटिटी के लिए मैं भेजा था, वहाँ से भी क्वांटिटी देखेंगे। सो ए और बी दोनों आपका आता है, ठीक है। उसके बाद 176 द फॉलोइंग रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री वुड इंक्रीज, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वुड डिक्रीज, एवरेज इन्वेंट्री लेवल वुड इंक्रीज, द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड डिक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ बफर सेफ्टी इन्वेंट्री। ओके, तो ये फार्मूला पे बेस्ड है ये फिर से फार्मूला लिख के बताती हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या था, ROQ डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी या बफर इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि बफर इन्वेंट्री में कौन सा रिजल्ट होगा, तो बफर इन्वेंट्री ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज होगा ना, तो एवरेज इन्वेंट्री ये बोल रखा है, ठीक है। और ये बाकी आपका EOQ का है। EOQ में आपको एजम्पशन में पढ़ा हो कि नो सेफ्टी इन्वेंट्री आर हेल्ड, एक एजम्पशन है, उससे कोई इसका लेना ही देना नहीं है। सो आपका बाकी का 3 करेक्ट है, सो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है सिर्फ, तो ऑप्शन 3 मतलब ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, which of the following is least relevant to simple economic order quantity model for the inventory। सेफ्टी इन्वेंट्री उसके एजम्पशन में भी बोला गया है कि सेफ्टी इन्वेंट्री मतलब नहीं होना चाहिए, आप देखोगे तो 77 का ए है, ठीक है। बाकी तो रहता ही, एनुअल डिमांड भी रहता है, डी, होल्डिंग कॉस्ट, CH एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट CO, ये सब रहता ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। 178 विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर यूज इन अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल के लिए, ओके। The following documents are used in accounting for raw material. Which of the following document may be used to record raw material sent back to store from the production department? अगर raw material sent from store to send back to store from production department से अगर मटेरियल वापस कर रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट वो करेंगे, बनाएंगे या फिर यूज होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपका मटेरियल रिटर्न नोट होता है। गुड रिसीव नोट तो मटेरियल आने के बाद सप्लायर से तब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल रिटर्न नोट वही होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर वापस सामान स्टोर डिपार्टमेंट को भेजे तब ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट सामान मंगा रही है तब उस टाइम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू करती है मटेरियल रिक्वेस्ट करने के लिए, ना कि वापस भेजने के लिए, ठीक है। डिलीवरी नोट सामान जब आता है सप्लायर से अलॉन्ग विद दैट डिलीवरी नोट भी आता है। सो ऑप्शन 2 है, सो ऑप्शन सी आपका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी चेक बिफोर परचेज इनवॉइस इज पेड टू कंफर्म द प्राइस एंड क्वांटिटी आर करेक्ट। क्वांटिटी के लिए मैंने पहले बोला गुड रिसीव नोट, ठीक है। गुड रिसीव नोट आपका क्वांटिटी चेक के लिए 2 ही ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। और क्या बोलते हैं प्राइस के लिए परचेज क्या बोलते हैं परचेज ऑर्डर देखेंगे,
कि जो रिलेवेंट सप्लायर ने कोटेशन भेजा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग परचेज ऑर्डर बना के बेचते हैं ना, तो परचेज ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है। परचेज इन्वॉइस नहीं देखेंगे, पेमेंट करने के बाद तो कहाँ से इन्वॉइस देखेंगे, पहले तो परचेज ऑर्डर देखेंगे ना। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके, so thank you guys for watching my video. So if you like my video, please share among your friends, ठीक है।